सुबह के लगभग 3:30 बज रहे थे। हल्का सा अंधेरा था। एक शख्स के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। उसको कुछ पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे हुए थे और बीच में वो शख्स चल रहा था। इनको देखकर साफ पता चल रहा था कि जिस शख्स के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है ये कोई अपराधी है और इसको किसी खास जगह पर ले जाया जा रहा है। तभी कुछ देर में उस शख्स को एक तालाब के किनारे ले जाते हैं और जैसे ही उस तालाब के किनारे पर ये लोग पहुंचते हैं तो वो शख्स अपने इधर उधर देखता है और एक पुलिस वाले को जोर से धक्का देता है और तालाब में कूद जाता है। आखिरकार ये शख्स कौन था? पुलिस क्यों तालाब के किनारे लेकर आई और इसको पुलिस ने क्यों हथकड़ी पहना रखी थी? आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है असम के नगांव जिले के ढींग की। दरअसल ढींग में एक कोचिंग सेंटर होता है और उस कोचिंग सेंटर में एक 14 साल की बच्ची कोचिंग करने जाती है। 22 अगस्त शाम का वक्त था और वो 14 साल की नाबालिग बच्ची अपने कोचिंग सेंटर से साइकिल में अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी बाइक सवार 3 लड़के आते हैं और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। इसका लड़की विरोध करती है लेकिन वो लड़के छेड़खानी करने से बाज नहीं आते। तब जाके लड़की खुलकर विरोध करना शुरू करती है लेकिन इन 3 लड़कों के सामने वो अकेली लड़की कमजोर पड़ जाती है और वो लड़के इस लड़की को जोर जबरदस्ती करके एक तालाब के किनारे ले जाते हैं और उस तालाब के किनारे पर इस बच्ची के साथ में कुकर्म करते हैं। ये तीनों लड़के उस बच्ची के साथ में बारी बारी दुष्कर्म करते हैं और बच्ची चीखती चिल्लाती रहती है, रोती गिड़गिड़ाती है, इनसे छोड़ने की दुहाई देती है लेकिन इन अपराधियों पर, इन जालिमों पर उस बच्ची के रोने और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि जब बच्ची इनकी हरकतों का खुलकर विरोध करती है तो ये लोग उस बच्ची के साथ में मारपीट भी करते हैं और उसको काफी चोट पहुंचा देते हैं। अकेली बेबस बच्ची इन 3 लड़कों का मुकाबला नहीं कर पाती और इनके सामने बेबस हो जाती है और ये तीनों लड़के उस बच्ची के साथ कुकर्म करते हैं, गैंगरेप करते हैं और ये जघन्य अपराध करने के बाद में उस बच्ची को घायल अवस्था में वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। बच्ची जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है और अपने घर वालों को पूरी दास्तां बताती है। तभी उसके घर वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और बच्ची का पूरा बयान लेते हैं और इसके बाद में बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उस बच्ची का मेडिकल होता है और वहीं पर बच्ची का ट्रीटमेंट भी होता है क्योंकि इन जालिमों ने उस बच्ची को काफी मारपीट कर घायल भी कर दिया था। और पुलिस उस बच्ची के दिए हुए बयान के आधार पर उन लड़कों की शिनाख्त करके उनके धरपकड़ के लिए जुट जाती है और पुलिस तत्परता दिखाते हुए उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है जिसमें मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम होता है और उसका एक साथी होता है। इन 2 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और जो तीसरा इनका साथी होता है अभी भी वो फरार चल रहा है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही होती है। और तभी इस मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम को सुबह 23 तारीख की रात सुबह 3:30 बजे इस तफजुल इस्लाम को वो घटना स्थल पर ले जाते हैं ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके। और तभी ये तफजुल इस्लाम उस पुलिस वाले को धक्का देकर उस
तालाब में कूद जाता है। पुलिस आनन फानन में एसडीआरएफ को बुलाती है और एसडीआरएफ इस तफसुल इस्लाम की उस तालाब में उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और लगभग ये ढूंढने का कार्यक्रम 2 घंटे तक चलता है और 2 घंटे बाद फिर तफसुल इस्लाम की लाश मिल जाती है। तभी इसकी भनक इसके किए हुए कर्मकांड तफसुल इस्लाम के गांव वालों को पता चलता है। तो गांव के एक बुजुर्ग हैं शाहजहां अली, वो एक बैठक करते हैं गांव वालों के साथ में और गांव वालों के साथ बैठक कर 3 फैसले लिए जाते हैं। तो उनका जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्थ भी नहीं करेंगे, तो जो घर है मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है। उस बैठक में 3 फैसले इस तरह होते हैं कि पहला तो ये होता है कि इस तफसुल इस्लाम ने जो जघन्य अपराध किया था उसने गांव वालों को शर्मसार कर दिया था और उनको बड़ी तकलीफ पहुंचाई थी। इसीलिए वो एक फैसला करते हैं कि इस अपराधी के जनाजे में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। और दूसरा ये कि इस अपराधी के जनाजे को हम अपने सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। और तीसरा फैसला ये होता है कि तफसुल इस्लाम के घर वालों को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। और ये कांड धीरे धीरे इतना वायरल होता है कि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हो जाते हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि असम के डीजीपी को ढींग आना पड़ता है और लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। और जिस दिन डीजीपी ढींग आते हैं उस दिन ढींग के लोग पूरे बाजार को बंद कर देते हैं और एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। और उन 3 आरोपी में एक की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन बचे 2 अपराधियों को भी जल्द से जल्द सजा दी जाए। तभी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का भी बयान आता है और वो कहते हैं, वो पुलिस पर ही कई सवालिया निशान उठा देते हैं कि आखिरकार जब पुलिस के हिरासत में था तफसुल इस्लाम तो वो पानी में कैसे कूद गया और पानी में हथकड़ी लगे हुए कैसे कूद गया। और ये जिम्मेदारी, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद अगर किसी भी शख्स की अगर मृत्यु होती है तो ये पुलिस की लापरवाही होती है। और इस तरीके से राजनीति लोग अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके जो गांव वाले होते हैं वो बेहद उसके किए हुए कुकर्म से नाराज होते हैं और उसके तालाब में कूदकर जान दे देने से खुश भी होते हैं कि आखिरकार अपराधी ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो वो आप तक पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय भी दें और अपना सुझाव भी दें। और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।